गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर भेदों को पढ़ा और समझा था। आज इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। बहुत छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते आ रहे हैं सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। कक्षा 10वीं में यह और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। रचना के आधार पर सबसे पहला भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक विधेय होता है, अर्थात क्रिया एक होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब ये विधेय क्या होता है? तो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और जो प्रेडिकेट होता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रेडिकेट हो, एक विधेय हो, अर्थात जिन वाक्यों की क्रिया एक हो, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। और उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि सरल वाक्य में उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय एक ही होता है, अर्थात क्रिया एक ही होती है। ऐसे सभी वाक्यों को हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं पहला वाक्य, राम खाना खाता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? राम। जो सब्जेक्ट है उसे ही हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। तो इस वाक्य में राम शब्द क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। और इस वाक्य में राम के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं खाना खाता है, अर्थात उद्देश्य के बारे में शेष वाक्य में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो राम के बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं वह विधेय है। खाना खाता है, यह विधेय है। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है, सरल वाक्य की श्रेणी में आता है। दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण है, राम, श्याम और हरीश खेलने गए। इस वाक्य में सब्जेक्ट कितने हैं? इस वाक्य में 3 सब्जेक्ट हैं, राम, श्याम और हरीश। ये तीनों सब्जेक्ट हैं, अर्थात तीनों उद्देश्य हैं। लेकिन विधेय कितना है? हम इन तीनों के बारे में क्या बात कर रहे हैं? खेलने गए। तो विधेय एक हैं, वाक्य में क्रिया एक है। तो इस वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हैं, परंतु विधेय एक हैं, अर्थात क्रिया एक है, इसलिए यह सरल वाक्य है। कुछ बच्चे यहाँ गलती कर बैठते हैं। गलती क्या हो जाती है उनसे? जैसे ही उन्होंने और शब्द को देखा और वे उसे संयुक्त समझ बैठते हैं, जबकि और शब्द आवश्यक नहीं है कि और आया है तो संयुक्त में ही जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से और समुचय बोधक शब्द हैं, लेकिन वह
जब दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है तब हम वहाँ बात करेंगे संयुक्त में। यहाँ पर और शब्द दो उद्देश्यों के बीच में आया है, अतः यह दो उद्देश्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पर एक ही विधेय है, अतः यह सरल वाक्य है। तो आपने जाना कि सरल वाक्य में उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय एक ही होगा, अर्थात एक ही क्रिया होगी, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद, संयुक्त वाक्य। दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है तब संयुक्त वाक्य बनता है। दो सरल वाक्यों को, अभी हमने सरल वाक्य की बात की थी जिसमें एक क्रिया हो, उसे हम सरल कहते हैं। ऐसे दो सरल वाक्यों को जोड़ दें तो संयुक्त बन जाएगा। और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करेंगे, अर्थात दो या दो से अधिक सरल और स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाए तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे एक सरल वाक्य है नानी घर आई, और दूसरा सरल वाक्य है वह मिठाई लाई या नानी मिठाई लाई। दो सरल वाक्य, दोनों स्वतंत्र वाक्य, इन दोनों को हमने जोड़ दिया किसके द्वारा? और समुच्चय बोधक शब्द द्वारा। समुच्चय बोधक शब्दों को अविकारी शब्दों में आपने पढ़ा है। अविकारी शब्द चार प्रकार के थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाए और उससे बनेगा संयुक्त वाक्य, अर्थात समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करते हुए दो सरल और स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ेंगे तब वह संयुक्त वाक्य बन जाएगा। दूसरा उदाहरण, मैंने बहुत मेहनत की, यह एक सरल वाक्य। और दूसरा सरल वाक्य है मुझे सफलता नहीं मिली, सफल न हो सकी। दो सरल वाक्यों को परंतु समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ दिया गया तो यह संयुक्त वाक्य बन गया। मैंने मेहनत की परंतु सफल न हो सकी। तो यहाँ पर दो वाक्य दे रखे हैं। प्रथम वाक्य में नानी घर आई, यह एक सरल वाक्य, और दूसरा सरल वाक्य नानी मिठाई लाई। तो इस प्रथम वाक्य में दो सरल वाक्यों को योजक द्वारा जोड़ा। योजक अर्थात समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों को हम योजक शब्द भी कहते हैं। द्वितीय वाक्य में मैंने बहुत मेहनत की और सफल न हो सकी, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों को परंतु समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा गया है, अतः यह सरल वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो। अब उपवाक्य किसे कहते हैं? जो पूरे वाक्य न हो, अर्थात वाक्य सुनने पर भी हमारी इच्छा शांत नहीं हो, कुछ जानना शेष रह जाता है, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने कहा, अब क्या कहा ये तो बताया ही नहीं, तो अध्यापिका ने कहा यह एक उपवाक्य है, ये वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जानने की इच्छा शेष बच जाती है। अध्यापिका ने कहा कि शोर मत करो, अब ये वाक्य पूरा बन गया। एक उपवाक्य है अध्यापिका ने कहा और दूसरा उपवाक्य है शोर मत करो। इन दोनों को की समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन दो वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और वे
व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हो। मैं बता चुकी हूँ कि समुच्चय बोधक शब्द दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो जो समानाधिकरण से जुड़ते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, और जो व्यधिकरण से समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़े जाते हैं वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्यों में जब हम ये कह रहे हैं कि दो उपवाक्य होते हैं या दो से अधिक होते हैं, तो इसमें एक उपवाक्य प्रधान होगा और दूसरा या शेष जितने भी उपवाक्य होंगे वो आश्रित होंगे। आश्रित का अर्थ है डिपेंड करना, निर्भर करना। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पर निर्भर कर रहे हैं, डिपेंड करते हैं, तो बच्चे आश्रित हो गए और पेरेंट्स प्रधान हो गए। तो यहाँ पर दो उपवाक्यों में एक मुख्य होगा, एक प्रधान होगा और दूसरा उपवाक्य उस पर निर्भर करेगा। और इन दो उपवाक्यों को जिन शब्दों के द्वारा जोड़ा जाएगा उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। वे शब्द कौन से होंगे? तो देखिए मैंने यहाँ दे रखे हैं, जो, जैसे, जब, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, कि, ज्यों, त्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों के द्वारा हम दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण देखें, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, दूसरा उपवाक्य है सदा सत्य बोलो। ये दो उपवाक्य हैं और दोनों को की समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा गया है। तो ये मिश्रित उपवाक्य का उदाहरण है। अब ये निर्भर कैसे कर रहा है? सदा सत्य बोलो डिपेंड कर रहा है, कहा किसने? गांधी जी ने कहा। यदि यही बात आपको आपके मित्र ने कही हो तो आप क्या कहेंगे? पहले अपना देख लें। यही बात बाई जी ने आकर कह दी हो तो आप कोई जवाब नहीं देंगे, सुना अनसुना कर देंगे। यही बात आपके पेरेंट्स ने बोली तो आप उस पर कुछ गौर करेंगे। यही बात आपकी अध्यापिका ने बोली है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो कहा किसने ये महत्वपूर्ण है। तो जिसने कहा वो प्रधान उपवाक्य है। गांधी जी ने कहा ये प्रधान है क्योंकि कहने वाले पर निर्भर करता है। और क्या कहा? सदा सत्य बोलो, यह आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें, जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही पर्दा गिर गया। इस वाक्य में जैसे और वैसे का प्रयोग कर इन दो उपवाक्यों नाटक समाप्त हुआ और पर्दा गिर गया दो उपवाक्यों को जोड़ा है। निर्भर कर रहा है नाटक समाप्त होने पर। पर्दा कब गिरा? जब नाटक समाप्त हुआ। तो मुख्य बात क्या है? नाटक समाप्त होना, और पर्दा उस पर डिपेंड कर रहा है, तब पर्दा गिरा है। प्रथम वाक्य में गांधी जी ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, सदा सत्य बोलो यह आश्रित उपवाक्य है और यह की समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ा है। आश्रित का अर्थ है प्रधान वाक्य उपवाक्य पर निर्भर करें। दूसरे वाक्य में नाटक समाप्त हुआ यह प्रधान उपवाक्य है क्योंकि पर्दा तभी गिरा जब नाटक समाप्त हुआ, और पर्दा गिर गया ये दूसरा उपवाक्य आश्रित हैं। जैसे ही वैसे ही समुच्चय बोधक शब्द हैं और इन दोनों द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। अन्य उदाहरण देखते हैं। मैंने एक लड़की देखी जो बहुत हंसमुख थी। तो मैंने एक लड़की देखी यह प्रधान उपवाक्य है और वह क्या थी? हंसमुख थी। वह आश्रित उपवाक्य हैं जो द्वारा इसे जोड़ दिया गया है, जो समुच्चय बोधक शब्द हैं। जो व्यक्ति सच्चा है वह किसी से नहीं डरता। अब यह मुख्य बात क्या है? नहीं डरना। सच्चा व्यक्ति किसी से नहीं डरता। तो किसी से नहीं डरना यह प्रधान उपवाक्य है। और कौन नहीं डरता? जो सच्चा होता है, जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं और दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो व्यक्ति सच्चा है यह आश्रित
वाक्य हैं, आश्रित उपवाक्य हैं और जो किसी से नहीं डरता, अर्थात वह किसी से नहीं डरता, ये प्रधान उपवाक्य हैं। जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। तो भोजन कब किया? जब घर आया। घर आना प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। और उसने भोजन किया आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। जब तब समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनके द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। तो हमने जाना रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं। सरल, क्षमा कीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में हमने देखा कि क्रिया एक ही होती हैं और विधेय भी एक ही होता है। जो क्रिया हैं, जो विधेय हैं, वही क्रिया और विधेय हैं, वही सरल वाक्य कहलाएगा। लेकिन उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। संयुक्त वाक्यों में हमने देखा क्रिया एक से अधिक होती हैं, अर्थात उद्देश्य भी एक से अधिक होते हैं और वाक्य की जो क्रिया हैं वो एक से अधिक होती हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, पहले उदाहरण में नानी घर आई, तो आई एक क्रिया है और मिठाई लाई ये दूसरी क्रिया है। अर्थात इस वाक्य में 2 विधेय हैं। घर आई एक विधेय और मिठाई लाई, तो मिठाई लाई ये दूसरा विधेय है। संयुक्त वाक्यों में एक से अधिक विधेय होते हैं, अर्थात एक से अधिक क्रिया होती हैं। मिश्रित वाक्य में भी क्रिया एक से अधिक होती हैं, लेकिन वहाँ निर्भरता होती है। वहाँ वाक्य पूरे ना होकर उपवाक्य होते हैं और आश्रित उपवाक्य की क्रिया प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर निर्भर करती हैं। अर्थात आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है और व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। इस प्रकार आपने ये जाना कि सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। आपको यदि अच्छे से समझ आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।